एसक्यूएल सर्वर के इंस्टॉलेशन के स्टेप्स की तरफ जाते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो है सबसे पहले जो है वो आप माइक्रोसॉफ्ट की जो है वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहाँ से जो है वो हम जो है इसका सेटअप डाउनलोड करेंगे। और हाँ, जैसा कि पहले बताया था कि हम एसक्यूएल सर्वर 2017 की इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। अब हम जो है इसका वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जो है इसका जो है 2017 का डेवलपर एडिशन डाउनलोड करेंगे। डेवलपर एडिशन जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है। और इसके अंदर जो होता है ये जब हमने एडिशन डिस्कस किए थे तो हमने देखा था कि ये इसके अंदर सभी फीचर्स अवेलेबल होते हैं। जो कि इंटरप्राइज एडिशन होता है उसके सारे फीचर डेवलपर एडिशन के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। जब हम इसके सेटअप्स को डाउनलोड कर लेंगे तो उसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इंस्टॉलेशन विज़ार्ड स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन विज़ार्ड में जो है हम इंस्टॉलेशन को क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन के लिए जो है हम यहाँ ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि हमें जो है वो एसक्यूएल सर्वर का जो है वो न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंडअलोन इंस्टॉलेशन जो है वो करनी है। तो इस वाली ऑप्शन को हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है इसका जो है ये ऑप्शन आ जाएगी कि आपने कौन सा एडिशन सेलेक्ट करना है। वैल्यूएशन एडिशन, जैसा कि हमें पता है कि ये भी फ्री एडिशन है बट इट इज़ फॉर ओनली लिमिटेड टाइम। और जो डेवलपर एडिशन भी डेवलपमेंट और के लिए और टेस्टिंग के लिए है, लेकिन इसके अंदर फुल फीचर्स हैं। और एक्सप्रेस एडिशन भी फ्री एडिशन है बट इट इज़ इट हैज़ वेरी लिमिटेड फीचर्स। So we will go to the developer edition and we will select the developer edition and we'll select the next and उसके बाद जो है accept the license terms को accept करेंगे और फिर next करेंगे। तो उसके बाद ये अपडेट के ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट्स को चेक करें। ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, वो अपडेट चेक करेगा। उसके बाद जो है ये इंस्टॉलेशन के लिए जो भी रूल्स हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखेगा कि आया सिस्टम उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। ये कुछ चेक्स को चलेंगे सिस्टम के ऊपर और अगर वो सारे चेक्स जो हैं वो सारी पास हो गए तो फिर उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट की ऑप्शन जब आएगी तो यहाँ हमारे पास अब इसके फीचर्स की सिलेक्शन आ गई। यहाँ एसक्यूएल सर्वर की वो सारी सर्विसेज की ऑप्शंस भी आएगी जो हमने डिस्कस की थी, क्योंकि डेवलपर एडिशन हमें सारी सर्विसेज सब ऑप्शंस फीचर प्रोवाइड करता है। बट राइट नाउ जो है हमारी हम कंसंट्रेट करेंगे डेटाबेस इंजन की तरफ। हमें सिर्फ एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है। अभी हम जो है बाकी सर्विसेज की तरफ नहीं जाएंगे, इस वजह से हम सिर्फ डेटाबेस इंजन सर्विस सेलेक्ट करेंगे। और ये कहाँ वो यहाँ पे आप उसका पाथ सेलेक्ट करते हैं कि वो कहाँ पे ये इंस्टॉल करे। तो ये जिस भी हार्ड डिस्क के जिस पार्टीशन के ऊपर जो है वो स्पेस है आप वो वाली सेलेक्ट करें। हमने जो है इसकी इंस्टॉलेशन गाइड्स में हमने देखा था कि इसके लिए मिनिमम जो है 6 GB हार्ड डिस्क के ऊपर स्पेस फ्री होनी चाहिए। उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आएगी कि हमने इस एसक्यूएल सर्वर का डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है या नेम्ड इंस्टेंस। यानी डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस का मतलब यह है कि जो कंप्यूटर का नेम है वही डिफ़ॉल्ट जो है एसक्यूएल सर्वर अपना यूज़ करेगा। नेम्ड इंस्टेंस का मतलब कि हमने खुद जो है अपने इस डेटाबेस सर्वर को, इस डेटाबेस जो है इंजन का नाम जो है हमने खुद जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने नेम्ड इंस्टेंस सेलेक्ट किया और इसका नाम जो है, क्योंकि हम ट्रेडिंग की एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो लास्ट फर्स्ट मॉड्यूल जो था उसमें हमने एक ट्रेडिंग की कंपनी को लेकर चल रहे थे और उसी के जो है सारे एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने इस SQL सर्वर के इंस्टेंस का नेम भी जो है वो ट्रेडिंग रख दिया। तो उसके बाद जब नेक्स्ट करूँगा तो अब यहाँ पे मुझे वो सर्विसेज की ऑप्शन आएंगी कि यहाँ 3 सर्विसेज आ रही हैं। एसक्यूएल सर्वर एजेंट जो कि हमें पता है कि स्केजुअलिंग के लिए, ऑटोमेटिक स्केजुअलिंग, जॉब स्केजुअलिंग के लिए यूज़ होती है। और डेटाबेस इंजन सर्विस होती है जो कि कंपलसरी है डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर का ये से कम्युनिकेशन करने के लिए। एसक्यूएल सर्वर की ये डेटाबेस की इंजन है, मेन सर्विस है। और एसक्यूएल सर्विस की ब्राउज़र सर्विस है। अगर आपके पास इंस्टेंस चल रहे हैं, इंस्टेंस नेम इंस्टेंस है तो उसके लिए ब्राउज़र सर्विस भी चाहिए होगी, क्योंकि यही हमें जो है एसक्यूएल सर्वर की कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो जो है और ये जो सर्विसेज होती हैं हमने देखा था सर्विसेज में कि एसक्यूएल सर्वर्स जो है वो रनिंग अंडर विंडोज सर्विसेज, और सर्विसेज जो होती हैं उनके लिए कोई ना कोई अकाउंट्स चाहिए होता है कि किसी ना किसी अकाउंट के अंडर जो होती हैं सर्विसेज रन हो रही होती हैं। जो है अब जो है हम ये देखते हैं कि इसमें जो है ना हमारे पास 2 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक जो होता है हमारे पास सिस्टम अकाउंट्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं हमारे पास जो है रेगुलर अकाउंट्स होते हैं।
जो जब विंडोज़ के हम ये एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, तो जो भी सर्विसेज रन होती हैं वो अंडर ये टू टाइप्स के अकाउंट्स के अंडर रन करती हैं। जो भी सर्विस रन होगी वो जो टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं इन्हीं के अंडर रन करेगी। या तो सिस्टम अकाउंट होंगे या रेगुलर यूज़र अकाउंट होंगे। अगर सिस्टम अकाउंट होंगे तो सिस्टम अकाउंट जो होते हैं ये बिल्ट इन अकाउंट्स होते हैं। ये इनका जो है हमें जो है इनके ना तो हम ये क्रिएट कर सकते हैं, ना इनको डिलीट कर सकते हैं, ना इनके पासवर्ड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो भी है वही है। अब सिस्टम अकाउंट्स के अंदर जो होता है, जबकि हमारे जो रेगुलर यूज़र अकाउंट्स जो होते हैं वो हमारे विंडोज़ के लोकल यूज़र अकाउंट्स हो सकते हैं या डोमेन लेवल हो सकते हैं। यानी डोमेन लेवल जो होते हैं, जिस तरह हमारे जो है एक नेटवर्क बना हुआ है, डोमेन नेटवर्क बना हुआ है, तो उसमें एक एक्टिव डायरेक्टरी जो है सर्विसेज इंस्टॉल है, तो जो उसके अंदर विंडो का एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट डिफाइन करता है, उसी अकाउंट के ज़रिए हम पूरे नेटवर्क के ऊपर लॉगिन करते हैं। और वही अकाउंट जो है वो हम एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वही अकाउंट इसकी सर्विस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है रिकमेंडेड होता है, क्योंकि इसके ये हम जो है यूज़र खुद क्रिएट करता है और यूज़र इनको राइट्स भी खुद मेंटेन कर रहा होता है और इनके पासवर्ड भी चेंज और मॉडिफाई किए जा सकते हैं, इनको डिफाइन किया जा सकता है। तो जबकि सिस्टम अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। अब सिस्टम अकाउंट्स में दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, एक बिल्ट इन अकाउंट्स होता है, वर्चुअल अकाउंट होता है। बिल्ट इन अकाउंट्स हो गया, ये वर्चुअल अकाउंट्स हो गए। इन दोनों में तो पासवर्ड तो जो है वो सिस्टम ही मेंटेन कर रहा होता है, उसमें यूज़र मेंटेन नहीं कर सकता पासवर्ड। लेकिन बिल्ट इन अकाउंट जो होता है उसमें और ये होता है कि ये शेयर्ड होते हैं सर्विसेज के दरमियान। मोर देन वन सर्विस जो होती है एक ही अकाउंट के अंदर रन कर रही होती है, यानी कि सर्विसेज जो होती हैं ये अकाउंट्स शेयर कर रही होती हैं। और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि अगर एक सर्विस को जो है वो हैकर ने हैक कर लिया, तो वो सारी सर्विसेज जो उस अकाउंट के अंडर चल रही होती हैं वो सारी उस हैकर को एक्सपोज हो सकती हैं। यानी एक सर्विस अगर कंप्रोमाइज़ होगी तो बाकी भी वो सारी उसको एक्सपोज हो जाएंगी। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बिल्ट इन अकाउंट्स का। वर्चुअल अकाउंट भी सेम लाइक बिल्ट इन अकाउंट्स के इसमें भी पासवर्ड जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम मेन करता है, लेकिन ये जो होती हैं शेयर्ड नहीं होती, ये पर सर्विस जो होता है वर्चुअल अकाउंट होता है। यानी हर सर्विस के लिए एक वर्चुअल अकाउंट होता है। जो एक सर्विस के लिए वर्चुअल अकाउंट होगा वो दूसरी सर्विस के लिए वर्चुअल अकाउंट जो वो उस डिफरेंट होगा, क्योंकि वर्चुअल अकाउंट जो होता है उस सर्विस के नेम के ऊपर चलता है। अगर मैं किसी एक सर्विस को वर्चुअल अकाउंट के अंडर करूंगा तो जो सर्विस का नाम है उसी नाम से ये वर्चुअल अकाउंट क्रिएट होगा। लाइक जो है वर्चुअल अकाउंट जो होता है ये इसको जो है ना, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये क्या कहते हैं, इसमें वर्चुअल अकाउंट का इस तरीके से यूज़ होता है कि इसका फॉर्मेट होता है कि ये होगा एंटी सर्विस और सर्विस का नेम, एंटी सर्विस और सर्विस का नेम। ये यहाँ पे देखें, एंड जो भी सपोज अगर मेरी जो है डेटाबेस सर्विस है तो वो अगर उसको मैं इस वर्चुअल अकाउंट के अंडर रन करूंगा तो फिर उसका वो कैसे पता चलेगा कि ये सर्विस वर्चुअल अकाउंट का, तो उसका फॉर्मेट ये होगा कि उस एंटी सर्विस और सर्विस नेम आ रहा होगा उसका। लाइक जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी एसक्यूएल सर्वर की जो है हम इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो है एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस इंजन है। ये सर्विस जो है एंटी सर्विस, अब डेटाबेस इंजन सर्विस है तो ये जो है ये एंटी सर्विस और MS SQL और इंस्टेंस का नेम आ रहा है, यानी कि ये एंटी सर्विस और सर्विस का नाम आ रहा है। इसी तरह जब SQL एजेंट की है तो एंटी सर्विस SQL एजेंट का नाम आ रहा है। और अगर हमारी जो है वो हमने जो है डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस नहीं है, अगर डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है तो वो सर्विस का नेम ही आएगा। लाइक अगर SQL सर्वर हमने डिफ़ॉल्ट उसके लिए डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस वाली ऑप्शन सेलेक्ट की थी तो फिर SQL एजेंट कैसे आएगा, एंटी सर्विस SQL एजेंट आएगा। लेकिन अगर हमने उसके लिए नेम्ड इंस्टेंस सेलेक्ट किया था, लाइक हमने अभी इसका जो है नेम्ड इंस्टेंस दिया था ट्रेडिंग, तो फिर इस सर्विस को जब हम वर्चुअल अकाउंट के अंडर रन करेंगे तो वो कैसे हमें नजर आएगी, वो आएगी ऐसे एंटी सर्विस SQL एजेंट $, ट्रेडिंग, यानी कि उस इंस्टेंस का नेम भी सर्विस नेम के साथ आएगा। इस तरह SQL सर्वर की डेटाबेस इंजन सर्विस जो है ये भी हमने नेम्ड इंस्टेंस सेलेक्ट किया था, तो अब जो है ये वर्चुअल अकाउंट के अंडर जब चलेगा रन होगी तो वो उसका फॉर्मेट कैसे होगा, एंटी सर्विस MSQL $, और उस इंस्टेंस का नाम ये ट्रेडिंग आ रहा है। तो ये जो है वर्चुअल सर्विसेज हैं जो पर सर्विस जो होती हैं यूज़ होती हैं। इसमें ये एडवांटेज होता है कि अगर एक सर्विस जो होती है हमारी हैक होगी तो बाकी सर्विसेज जो हैं वो एक्सपोज नहीं होगी अगर वर्चुअल अकाउंट के अंडर चल रही हैं, क्योंकि ये पर सर्विस होती है। इसको समझने की ज़रूरत है कि हमें कौन सा अकाउंट जो है इस सर्विस के रन करने के लिए यूज़ करना चाहिए।
तो अगर हम जो है वो वापस जो है इन्हीं अकाउंट्स की तरफ जाएं, तो वर्चुअल अकाउंट्स में जो है यहाँ पे एक लिस्ट दिया है कि द फॉलोइंग टेबल लिस्ट एग्जांपल ऑफ वर्चुअल अकाउंट। अगर वर्चुअल अकाउंट का डेटाबेस इंजन जो है वो डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस के चल रहा है तो वो आएगा एंटी सर्विस और उस MS SQL सर्वर आएगा इंस्टेंस नेम। लेकिन अगर जो है वो अगर डेटाबेस इंजन जो है वो नेम्ड इंस्टेंस है और लाइक उसका नाम ट्रेडिंग है, तो उसको हम यूँ यूज़ करेंगे, उसको जो है फिर वर्चुअल अकाउंट का फॉर्मेट होगा एंटी सर्विस MSQL और $साइन और ट्रेडिंग आएगा। इसी तरह जो है डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस SQL एजेंट के लिए एंटी सर्विस SQL सर्वर एजेंट आएगा। लेकिन अगर यही हमने नेम्ड इंस्टेंस यूज़ किया है, लाइक हमने ट्रेडिंग यूज़ किया, तो फिर ये होगा एंटी सर्विस SQL एजेंट $साइन ट्रेडिंग। ये इसका फॉर्मेट होगा वर्चुअल अकाउंट का। वर्चुअल अकाउंट्स जो होते हैं पर सर्विस होते हैं। अब जो बिल्ट इन अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। लोकल सिस्टम अकाउंट्स होते हैं। लोकल सिस्टम अकाउंट जो होते हैं वेरी हाई प्रिविलेज होते हैं, ये इनके पास एडमिन राइट्स होता है और ये जो है मतलब कि हमारे लिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि क्योंकि इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स होते हैं और इसको जो है ये शेयर्ड अकाउंट होते हैं एक सर्विस के अंडर यूज़। और इसके अंडर मतलब कि अगर मैं एक सर्विस यूज़ कर रहा हूँ और दूसरी सर्विस भी इसी अकाउंट के अंदर यूज़ हो रही होगी तो शेयर हो रही होगी। एक सर्विस हैक हो गई तो बाकी सर्विसेज भी हैक हो गई हैं और इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं, तो हैकर जो है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए बी केयरफुल बाई फॉर यूजिंग दिस सर्विस लोकल सिस्टम अकाउंट। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर मैं कोई सर्विस को इस अकाउंट के अंडर यूज़ करूँगा लोकल सिस्टम अकाउंट के अंडर, तो उसका फॉर्मेट होगा एंटी अथॉरिटी /सिस्टम। और दूसरी जो है वो नेटवर्क सर्विस अकाउंट होता है। ये अकाउंट जो होता है नेटवर्क सर्विस अकाउंट, ये इस भी शेयर्ड होता है और इसके अंदर भी जो है हम जो है वो जो क्या इसको जो है ना जो एक सर्विस के लिए यूज़ होगा दूसरी सर्विस के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। और अगर एक सर्विस आगे होगी दूसरी भी होगी, लेकिन इसके पास एडमिन राइट्स नहीं होते, इसकी प्रिविलेजेस जो होती हैं लिमिटेड होती हैं। तो और ये नेटवर्क के ऊपर विजिबल होता है। ये अकाउंट जो होता है उस कंप्यूटर के जो होता है इसको हम नेटवर्क के जो भी रिसोर्स होगा इस शेयर्ड होगा वो उसको नेटवर्क के ऊपर हम एक्सेस कर सकते हैं। सेम लोकल सिस्टम अकाउंट के अंदर भी जो है वो हम जो है ये एक्सेस कर सकते हैं। लोकल सिस्टम अकाउंट और नेटवर्क सर्विस अकाउंट को हम यहाँ देखते हैं कि ये लिमिटेड परमिशंस होती हैं इसके पास और जो होता है ऑन द लोकल मशीन एंड इट इज़ स्टिल सीन ऑन द नेटवर्क एज द कंप्यूटर अकाउंट। जो यानी नेटवर्क के ऊपर ये विजिबल होता है। नेटवर्क के ऊपर जो होता है ये अकाउंट अगर जो भी इस अकाउंट के अंडर चल रहा होगा वो विजिबल होगा, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेटवर्क के यूटिलाइज कर सकता है। और इसका फॉर्मेट जो होता है वो जो है एंटी अथॉरिटी /नेटवर्क सर्विस इस तरह यूज़ होता है नेटवर्क अकाउंट के लिए। लोकल सर्विस अकाउंट जो होता है ये भी जो है इसका भी लिमिटेड जो होती हैं परमिशंस होती हैं, लेकिन ये नेटवर्क के ऊपर जो होता है शेयर नहीं होता, नेटवर्क के ऊपर एक्सेसिबल नहीं होता। इस वजह से ये लिटिल सिक्योर होता है, लेकिन क्योंकि लेकिन सर्विसेज इसको शेयर कर रही होती हैं, इस वजह से एक सर्विस हैक होगी तो बाकी भी हैक हो सकती हैं। तो इसका जो है फॉर्मेट ये होता है जब अगर कोई सर्विस इस अकाउंट के अंदर चल रही है तो उसका फॉर्मेट इस तरह होगा एंटी अथॉरिटी लोकल सर्विस, एंटी अथॉरिटी लोकल सर्विस के नाम से। तो अब हम जो है उसी SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन के स्टेप्स की तरफ जाते हैं। तो अब ये देखें SQL सर्वर एजेंट और SQL सर्वर डेटाबेस इंजन जो होती हैं ये वर्चुअल बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल अकाउंट के अंदर ही चल रही होती हैं और यहाँ पे हमने वर्चुअल अकाउंट ही सिलेक्ट किया हुआ है। जबकि SQL ब्राउज़र सर्विस के लिए एंटी अथॉरिटी लोकल सर्विस अकाउंट यूज़ हुआ है, जो कि जो है हमारे पास हमने ये देखा था कि ये हमारे पास जो है ये वाला है एंड लोकल सर्विस जो है ये वाला अकाउंट है लोकल सर्विस अकाउंट जो कि नेटवर्क के ऊपर विजिबल नहीं होता, ये इसको एक्सेसिबल नहीं है। अब जो है इसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि ये जो अकाउंट नेम है इसकी सर्विस स्टार्टअप टाइप क्या है, मैनुअल है। जो SQL सर्वर की एजेंट की बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है मैनुअल, यानी कि जब ये और जो है SQL सर्वर डेटाबेस इंजन ऑटोमेटिक है, यानी जो ही SQL सर्वर स्टार्ट होगा इसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन SQL सर्वर एजेंट की स्टार्ट नहीं होगी, उसको हमें खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से इसकी ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे तो फिर जो ही डेटाबेस इंजन स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली SQL सर्वर एजेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। SQL ब्राउज़र सर्विस राइट नाउ डिसेबल्ड है, तो इसको जो है हम इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है जब हम क्लिक करेंगे
तो हमारे पास जो है ये ऑप्शन आएगी कि आपने जो है ऑथेंटिकेशन मोड क्या सिलेक्ट करना है। एसक्यूएल सर्वर किस तरह जो है यूज़र्स को वेरीफाई करे, जो है उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको राइट्स असाइन करेगा। वो उसके पास दो किस्म के ऑथेंटिकेशन मोड्स हैं, एक जो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड, दूसरा मिक्स्ड मोड। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड का मतलब ये है कि जो हमारे विंडोज़ के अकाउंट्स हैं, जो हमारे डोमेन यूज़र अकाउंट हैं जिससे हम सिस्टम के अंदर लॉगिन हुए हैं, वही अकाउंट जो है वो एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज़ होंगे और यही रिकमेंडेड होते हैं। क्योंकि उसमें सारी सिक्योरिटी जो है विंडो एक्टिव डायरेक्टरी में मेंटेन हो रहती है, विंडोज़ के अकाउंट के जरिए मेंटेन हो रहती है। विंडोज़ का अकाउंट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी उसका पासवर्ड अगर हम वहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ये सब जो है विंडोज़ के अकाउंट्स ही एसक्यूएल सर्वर के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन मिक्स्ड मोड जो होता है उसमें एसक्यूएल सर्वर के अपने अकाउंट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं और उसके फिर हमें पासवर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, पासवर्ड की पॉलिसीज़ लगानी पड़ेंगी। तो मिक्स मोड राइट नाउ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मिक्स मोड में जो है एसक्यूएल सर्वर का जो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन अकाउंट होता है उसको एसए कहते हैं। तो एसए का हमें पासवर्ड मस्ट यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। और पासवर्ड इंटर करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमें एसक्यूएल सर्वर का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो करंट वो एसक्यूएल सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा। तो आप मैंने जो है यहाँ से सिलेक्ट किया जो करंट यूज़र, मैं जो यूज़र विंडोज़ के लॉगिन से अभी लॉगिन हुआ हूँ, तो मैंने वही यूज़र जो है इसको कहा कि इसके एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी यूज़ होगा। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जो है वो ऑथेंटिकेशन की ऑप्शंस आ रही थी कि कैसे इसको हमने सिलेक्शन करनी है। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे तो एसक्यूएल सर्वर की जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे रेडी हो जाएगा इंस्टॉल के लिए। इसको इंस्टॉल को क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट होगी तो अभी हमने इसका सिर्फ डेटाबेस इंजन की सर्विस और एजेंट सर्विस इंस्टॉल की है। अब इस डेटाबेस इंजन सर्विस, एजेंट सर्विस और ब्राउज़र सर्विस, अब डेटाबेस इंजन सर्विस को एक्सेस करने के लिए ताकि हम अपने वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकें, उसके अंदर डाटे को एंटर कर सकें, उसको डाटे को रिट्रीव कर सकें, उसके लिए हमें जो है क्लाइंट टूल चाहिए होगा। उसको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कहते हैं। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के लिए हमें दोबारा से जो है उसी सेटअप को चलाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर जाके, और फिर उसमें जो है ऑप्शन जो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और हम उसको फिर जब इंस्टॉल करेंगे तो ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसकी डाउनलोडिंग और उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट स्टूडियो की हो रही है, मैनेजमेंट स्टूडियो जो है ये एक विजुअल टूल है और ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हम इसके अंदर इसके टूल को यूज़ करके डेटाबेस इंजन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम जो है उसमें डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, डेटाबेस के अंदर डाटा एंट्री करेंगे क्यूरीज के ज़रिए, और फिर उस क्यूरीज के ज़रिए जो है ये डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करके देखेंगे। उसके लिए हमें एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो जो कि क्लाइंट टूल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये इंस्टॉलेशन इसकी हो जाएगी जब मैनेजमेंट स्टूडियो की, तो फिर हम इसको एसक्यूएल सर्वर की सर्विस मैनेजमेंट स्टूडियो को स्टार्ट करके हम डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे कि कैसे हम जो है एसक्यूएल सर्वर से कम्युनिकेट कर